मिली तो हमारे देश में कुछ एक प्रिंसली स्टेट्स थी जिसको कि राजा महाराजा रूल करते थे और फिर अंग्रेजों के नीचे आते थे वो। कुछ एक एरियाज ऐसे थे जो डायरेक्टली अंग्रेज रूल करते थे जी। तो जब डिवीजन हुई या पार्टीशन हुआ तो जो तो इलाके डायरेक्टली अंग्रेजों के नीचे थे, ब्रिटिश के नीचे थे, वो तो सीधे सीधे हिंदुस्तान के नीचे आ गए। जो लाइन के उस तरफ थे वो पाकिस्तान के नीचे। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थी, जो कि राजा महाराजा, जो प्रिंसेस जिसको रूल करते थे, उनको चॉइस दी गई थी कि आपने इंडिया के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। तो उन सब ने अपनी चॉइस से साइन किया कि मेरे को इंडिया के साथ आना है। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो उस टाइम पे महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने बोला मुझे थोड़ा समय दीजिए सोचने के लिए। उसको कहते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, कि थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे रखिए, कुछ इसमें चेंज मत कीजिए। अमृतसर में वो ट्रीटी साइन हुई थी, तो वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हिंदुस्तान ने माना कि ठीक है आप अपना समय लीजिए। पर उनका लॉजिक क्या था, समय क्यों चाहिए? उनका ये था कि मैं अपने सोच विचार कर लूँ, अपने जो उनके एडवाइजर्स हैं या जो भी था, तो एज ए इंडिपेंडेंट सोवरन रूलर ही आस्क्ड फॉर द टाइम। एंड इंडियन गवर्नमेंट उस टाइम पे बिल्कुल नई सरकार, नई देश बना था, उन्होंने वो समय दिया। लेकिन पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन करते हुए अपने रजाकार कबायली और अपनी आर्मी के ऑफिसर्स को जबरदस्ती कश्मीर के अंदर भेज दिया। इंडियन आर्मी कश्मीर में नहीं थी। तब 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसको बोलते हैं कि मैं भारतवर्ष में शामिल होना चाहता हूँ, वो साइन किया। उसके साइन होने के बाद इंडियन आर्मी की फर्स्ट सिख रेजिमेंट फ्लो की, जाके लैंड की, और फिर वो एयरपोर्ट कश्मीर, श्रीनगर का जो आज का एयरपोर्ट है उसके आसपास बडगाम के जो इलाका है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ तक आ चुके थे। फिर इंडियन आर्मी ने उसको खदेड़ के वापस उरी से पार और नीलम अपना किशन गंगा रिवर के पार तक पहुँचाया, उनको वापस किया। तो जो अभी कश्मीर है उसके लिए हम तभी हमारी आर्मी गई जब महाराजा ने माना कि मैं आपके साथ हूँ। ये मैं क्यों इसका बैकग्राउंड दे रहा हूँ, ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, ये बाकी सारे जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी उन्होंने भी यही साइन किया था। और 26 अक्टूबर 1947 को जो डॉक्यूमेंट साइन हुआ उसमें आर्टिकल 370 का कहीं जिक्र नहीं था। ना ही ये प्री कंडीशन थी कि मैं पहले शर्त रखता हूँ कि मैं तब साइन करूंगा अगर कल को आप आर्टिकल 370 बनाओगे, ऐसा भी कुछ नहीं था। ना ही ये उसमें शामिल था, ना ही इसके बारे में कोई सोच विचार था। ये उसके करीब करीब 2 साल बाद 1949 में आर्टिकल 370 जो है 21 है प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें आया एज अ टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल फीचर। टेम्परेरी और टेम्परेरी होता है जो कुछ समय के लिए, ट्रांजिशनल है जो निकल गई तो आगे चलेंगे। तो टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान में शामिल किया गया। नाउ आर्टिकल 370 है क्या? आर्टिकल 370 बोलता है कि जो भी हिंदुस्तान के संविधान की जो प्रोविजन हैं या जो उसके भी कानून हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होंगे। जम्मू एंड कश्मीर एक चीज थी रणबीर पैनल कोड, उसके हिसाब से चलेगा। अभी देखिए 1949 से लेकर के आज तक 2019 तक 70 साल में हिंदुस्तान के संविधान में 106 बदलियां हुई छोटी छोटी, जिसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट्स। वो चीजें जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए लागू नहीं थी। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, कि कोई भी हिंदुस्तान का सिटीजन 10 रुपए का या 100 रुपए का एक एप्लीकेशन डाल के किसी भी सरकारी ऑफिस से पूछ सकता है कि मुझे बताइए ये ठेका कितने का उठाया, कितना पैसा है, क्या इसका कॉन्ट्रैक्टर है, कैसे आपने इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया नहीं दिया, जो भी है वो सरकार को क्वेश्चन कर सकता है। वो प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आई, वहां नहीं गई। तो ये सब चीजें थी जो आर्टिकल 370 के कारण जिस चीज का हिंदुस्तान के बाकी सब नागरिक फायदा उठा रहे थे, जो भी अच्छी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में आई थी, उनके ऊपर वहां तक नहीं जा पा रहा था जी। उसके बाद में 35A ये डिसाइड करता है कि कौन सा आदमी या औरत जम्मू एंड कश्मीर का बाशिंदा है या वहाँ का सब्जेक्ट है या सिटीजन है या नागरिक है। उसमें देखिए क्या था कि जब पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना, लेकिन मेरी फैमिली पाकिस्तान से आई, जैसे हम पंजाब में आए तो हम पंजाब के सिटीजन बन गए, इंडिया के सिटीजन बन गए। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान, उस टाइम पे 2 पाकिस्तान थे, एक वेस्ट पाकिस्तान एक ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है।
जो वेस्ट पाकिस्तान से रेफ्यूजी जम्मू एंड कश्मीर में आए, उनको 5 अगस्त 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर की नागरिकता नहीं मिली थी, क्योंकि 35A जो था वो इसकी इजाज़त नहीं देता था। 35A क्या कहता है? 35A कहता है कि अगर आपका एक बेटा है और एक बेटी है, आपका बेटा अगर किसी लड़की से शादी करता है, मान लो पंजाब में या गुजरात में या केरला में या यूरोप में या कहीं पर भी, तो वो जो लड़की है, इससे शादी करने से ये जो लड़का है अपने बाप की जायदाद का हकदार रहेगा, बाप की जायदाद के ऊपर इसका हक खत्म नहीं होगा। अगर लड़की जम्मू कश्मीर के बाहर शादी करती है तो उसका अपने बाप की जायदाद के ऊपर हक खत्म हो जाएगा। और मैं एक चीज यहां पे बताना चाहता हूं, ये आर्टिकल 370 और 35A किसी भी रिलीजन या किसी भी धर्म विशेष के लिए नहीं थे। ये तमाम हिंदू, सिख, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन जो जम्मू कश्मीर में रहते थे उन सब के लिए थे। प्योरली ज्योग्राफिकल, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव, ये रिलीजन स्पेसिफिक नहीं थे। सिमिलरली आर्टिकल 35A भी रिलीजन स्पेसिफिक नहीं था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट था। अगर किसी सिख सिटीजन जम्मू कश्मीर के आदमी की भी लड़की बाहर शादी करती है तो वो भी अपना हक खो देती है बाप की जायदाद पे। तो ये औरतों के लिए खराब था, औरतों के खिलाफ था, डिस्क्रिमिनेटरी जो लफ्ज़ है इंग्लिश का, उनके भेदभाव करता था। सिमिलरली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के साथ भेदभाव हो रहा था। तो ये चीज़ें जो हैं आज के ज़माने में बहुत गलत थी, इसलिए इनको जाना ही जाना था। 35A के कारण बाहर का आदमी आके कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकता था। अभी देखिए इतनी, अभी मैकडोनल्ड्स, KFC, ये वो कई कुछ चल रहा है यहाँ पर, पूरे दुनिया की इन्वेस्टमेंट आ रही है, पैसा आ रहा है, दुनिया तरक्की कर रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं। अगर कोई आके इंडस्ट्री लगाता है यहाँ पर, हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करता है, हमारे यहाँ से लेबर लेता है, हमारे यहाँ से बंदे एम्प्लॉय करता है, और उससे कितने जॉब्स, कितने नौकरियां मिलती हैं। और जहां इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती वहां प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। और यही हुआ क्योंकि 35A नहीं अलाउ करता था कि बाहर का आदमी आके कोई इंडस्ट्री लगाए। जम्मू कश्मीर में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई, यानी कि आर्थिक तरक्की नहीं हुई, और उसके कारण जॉब नहीं मिले, नौकरियां नहीं मिली। और उसके बाद में जब कश्मीरी पंडित चले गए तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, जो पढ़ाई का ढांचा था, वो भी पूरा टूट गया। पढ़ाई नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो क्या हुआ? लड़के जवान हो गए, कुछ करने को नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं थी, नौकरी मिल नहीं सकती, तो वो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया कि टेररिस्ट उनको बनाया जाए। सो ये आर्टिकल 370, 35A, कश्मीरी पंडित्स का वहाँ से जाना, टेररिज्म का आना, और ये दौर वो भी था जब 1990 में हिंदुस्तान ने इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू की। हम पूरे वर्ल्ड के साथ मिलकर आपस में मेल मिलाप करके फॉरेन डेवलपमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई। और 1990 का दौर था जहाँ पे टेररिज्म शुरू हुआ, आतंकवाद शुरू हुआ कश्मीर में, और उन्होंने ये दौर मिस कर दिया। जो कश्मीरी बच्चे हैं आज के, उनके लिए ये पिछले 30 साल जो हैं बहुत खराब निकले हैं। तो इसको ठीक करने के लिए 370 का जाना, 35A का जाना और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आना, आगे खुशहाली आना बहुत जरूरी था। 2022 की रियलिटी क्या है अब? 2022 की रियलिटी ऐसे है कि अभी जो भी कानून हिंदुस्तान के आपके ऊपर लागू है, मेरे ऊपर लागू है, वो तमाम जम्मू एंड कश्मीर के तमाम सिटीजन्स के ऊपर लागू है। जो भी हमारी, जिसको हम कहते हैं राइट्स हैं, या हमारे जो सरकार से हमारे हक हैं, वो उनके भी हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरी बात, अभी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, अभी 9 मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट्स, वुमेन यूनिवर्सिटी, कई किस्म की चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं, जिससे कि आगे आगे जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगे, एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव होगा। इस पॉडकास्ट पर बहुत सारी ब्रेव बातें हुई है, खुल के बातें हुई है। एटलीस्ट द ओपिनियन ऑफ TRS हिंदीज ऑडियंस और TRS इंग्लिश ऑडियंस इज दैट यहाँ शायद वेस्टर्न ब्लॉक का एक रोल है टू मे बी स्टॉप इकोनॉमिक ग्रोथ, या जो भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है टू कीप द कॉन्फ्लिक्ट अलाइव। क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट जिंदा रहेगा तो वेपन्स की डिमांड होगी, वॉर की डिमांड होगी, और अगर वेपन्स और वॉर की डिमांड होती है तो द बिजनेसेस इन अमेरिका, द बिजनेसेस इन सम पार्ट्स ऑफ यूरोप बेनिफिट। तो यहाँ भी ह्यूमन ग्रीड इन्वॉल्व है, दैट कुड बी अ पॉसिबल रीजन, पर ये मेरा खुद का कंजेक्चर है फ्रॉम। देखिए, ऐसे इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ना जी, जैसे मोहल्ले के रिलेशनशिप होती है ना,
आपका आपके पड़ोसी से कैसा रिलेशनशिप है। बहुत अच्छा चल रहा है, जब आप ज़्यादा पैसे वाले हो, आपके पास ज़्यादा ताकत है, आपके पास 3 पहलवान भी हैं, तो बहुत ठीक था। जब आगे नेक्स्ट जनरेशन में उसका बिजनेस अच्छा चल जाता है, उसके पास पैसा ज़्यादा आ जाता है, फिर वो सोचता है कि अच्छा इसने पिछले 3 जनरेशन से मेरे ऊपर हुक्म चलाया, अभी थोड़ा मैं इसको कर। तो वही चीज़ होती है इंटरनेशनल रिलेशन में। और इंटरनेशनल रिलेशन की एक मैं आपको स्टेटमेंट देता हूँ, वो सब चीज़ का वो निचोड़ है। There are no permanent friends or enemies. There are only permanent interests. Permanent allies? नहीं. No, friends temporary allies. Yeah. There are no permanent friends or enemies in international relation. कोई आपका दोस्त या दुश्मन नहीं है permanently. परमानेंट सिर्फ एक चीज़ है, वो आपका इंटरेस्ट कि आपके हक में क्या बात है जी। वो चीज़। लाइक अभी देखिए यूक्रेन वॉर में हमारे जो विदेश मंत्री हैं श्री जयशंकर जी, उनकी बहुत से वीडियोज़ हैं जहाँ पे उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप तो रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, तो उनका बड़ा क्लियर होता है कि मेरे को अपने देश के हित में जो बात है मेरे को वो करना है। हमारे को देश हित के लिए अगर तेल रशिया से मिल रहा है या एनर्जी में वो सस्ती मिल रही है, हमारे देश में पेट्रोल या डीजल की कीमतें ऊपर ना जाएं, तो हमारे विदेश मंत्री जी बेखौफ होकर बोलते हैं हम लेंगे उनसे जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, इंटरनेशनल रिलेशन में और मोहल्ले में आदर प्यार से नहीं होता है। आदर सिर्फ उसका होता है जिसके पास ताकत है, जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, जिसकी मिलिट्री स्ट्रांग है, जिसका देश स्ट्रांग है। आदर सिर्फ उस देश का या उस घर का है, चाहे वो मोहल्ला है चाहे वो दुनिया है। तो इसके लिए बच्चों से एक ही गुजारिश है या एक ही रिक्वेस्ट है कि बेटा या बेटी जो भी करो देश हित में करो, देश में कंट्रीब्यूट करो। मैं ये एग्जांपल देता हूँ हर बार, जरूरी नहीं है कि आपको बॉर्डर पे जाकर लड़ना है तभी आप देश सेवा कर सकते हो। अगर आप सरसों का तेल भी बनाते हो और वो तेल अगर आप ठीक नहीं बनाते हो या अच्छा नहीं बनाते हो या उसमें मिलावट है, ना तो वो बिकेगा, ना आपका जो पैसा लगा है, जो आपकी मेहनत लगी है, जो आपके रिसोर्सेज लगे हैं, ना वो पूरे होंगे। और जो आपने रिसोर्सेज जो सरसों थी जो खराब कर दी वो, और अगर वही तेल आप अच्छा बनाओ, उसकी डिमांड इंडिया में भी है, दुनिया में भी है, आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, आपकी खुशहाली तो है ही है, देश की खुशहाली भी होगी, देश में भी इकोनॉमिक रिजर्व्स बढ़ेंगे। तो इसलिए हर एक नागरिक एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता